गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में सबका स्वागत करती हूँ। कुछ का कुछ बोल रही हूँ। आज आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर मेल का डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का जो होना है 13 फरवरी को जिसकी डेट आई है, और उम्मीद करते हैं कि फीमेल का भी जो है वो जो है उस जल्दी ही आ जाएगा। तो उसी की तैयारी मैं आज का वाला आप लोगों को करवा रही हूँ। मेरे पास एक पेपर है जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस आज जो है वो करवाऊंगी। मगर एक बार मेरे पास ये आया था कि मैडम एक बार डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस जो है वो आप डिस्कस कर दीजिए। बैच तो बेचने आ जाती है और सिलेबस तो डिस्कस किया नहीं। तो मैं आप लोगों के साथ पहले एक बार सिलेबस जो है इसका डिस्कस कर देती हूँ। और ये जो सिलेबस है इसका मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे पास जी सिलेबस। ये डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश का। आई होप ये दिख रहा हो आप लोगों को। नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है थोड़ा बहुत जो है। देखिए इसमें टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश का है। सबसे पहले इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट, यानी कि इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो हैं वो आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। उसके बाद इसमें आपका जो पार्ट है लेटर, और इसका भी आता है लेटर, रिपोर्ट एंड ऑल दैट का। उसके बाद इसमें ग्रामर एंड यूसेज है जिसमें आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस यानी कि जम्बल्ड। ये आपका ग्रामर का पार्ट है। उसके बाद चलिए जी लिटरेचर देख लीजिए। लिटरेचर में यहाँ से शुरुआत हुई है शेक्सपियर के वर्क से, मगर शेक्सपियर के वर्क से पहले, उससे पहले का भी ये पूछ लेते हैं क्योंकि इट्स क्वाइट अनप्रडिक्टेबल। शेक्सपियर के वर्क्स का ये मान के चलिए फ्रॉम द बिगनिंग टिल शेक्सपियर्स एज, यानी कि एलिजाबेथन एज तक। उसके बाद इन्होंने रोमांटिक पीरियड दिया है, लेकिन एजेस हमें सारी करवानी पड़ती हैं, यानी कि शेक्सपियर के बाद मिल्टन के बारे में भी बताना पड़ता है, और थोड़ा बहुत जो है वो एजेस यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर पूरा पढ़ाना पड़ता है। तो रोमांटिक पीरियड है जिसमें इन्होंने सिर्फ शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स दे रखा है, लेकिन इससे इतर भी क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। 19th एंड 20th सेंचुरी का अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 19th एंड 20th, 19th सेंचुरी का रोमांटिक लिटरेचर है जो दोबारा से दे दिया इन्होंने। 20th सेंचुरी का यानी कि मॉडर्न लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि दोनों। तो हम जो करवाते हैं वो अमेरिकन भी करवाते हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग, इंडियन लिटरेचर भी है, एंड मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कुछ नहीं दे रखा कहाँ से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है सिलेबस। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस बताने के बाद मैं आपको बताऊं कि भाई सिलेबस तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। और अब मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा ये बैच है, आप ये देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश का जो ये बैच है हमारा, ये जो लाइव बैच है, इसमें हम लोग जो देते करवाते हैं, मैं जो करवा रही हूँ, लिटरेचर और ग्रामर दोनों की क्लासेस मेरी अलग अलग चलती हैं। तो ग्रामर में जो इससे संबंधित है वो सारा करवाती हूँ। लिटरेचर में मैं ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन, इंडियन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सारा जो है लिटरेचर मैंने पूरा तैयार कर रखा है। वो पूरा जो है, अब कहाँ से स्टूडेंट्स कहाँ से करेंगे भाई? स्टूडेंट्स को कुछ भी बुक नहीं खरीदनी, कोई सामान नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना। मैं अपने नोट्स बुक फॉर्म में देती हूँ। अब मतलब अभी एक्चुअली क्या है, फरवरी के फर्स्ट वीक से डिस्पैच होने शुरू होंगे जो हमारे इस वाले बैच के हैं। तो उसको वो सारा स्टूडेंट्स को केवल मैं जब पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं पीडीएफ्स भेज रही हूँ, बेच नहीं रही हूँ, भेज रही हूँ, और स्टूडेंट्स उन पीडीएफ से पढ़ते हैं। लेकिन वो पीडीएफ्स उनके जो नोट्स उनके घर पर जाएंगे उसमें वो पीडीएफ्स जो हैं वो लगे हुए हैं। वो मतलब वो पीडीएफ तो मैं इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि फिलहाल उनके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो नोट्स उनको अभी फरवरी के में जो है नोट्स मिल जाएंगे। पढ़ रहे ही हैं, केवल नोट्स की एक रीडिंग लगानी होगी। तो जो नोट्स हैं, लिटरेचर के नोट्स अलग हैं, ग्रामर है, उसके साथ क्वेश्चन आयर है, लिटरेरी टर्म्स है, मतलब सब कुछ आपको। वैसे भी डी ट्रिपल एस बी की एक किताब मार्केट में नहीं है, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेम इज विथ वीडियो बैच, उसमें भी सारे नोट्स चाहते हैं। तो ये जो हमारा बैचेज हैं, ये 3 बैचेज हैं डी ट्रिपल एस बी के। पहला है लाइव बैच जो कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों का भाई, ध्यान दोनों पे देना। और हाँ जी हाँ, एक और चीज है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। पहला ऑनलाइन टेस्ट मैं दे चुकी हूँ और ऑनलाइन टेस्ट भी दे रही हूँ, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में ऑनलाइन टेस्ट का बहुत महत्व है, तो मैं वो भी दे रही हूँ। तो पहली चीज ऑनलाइन टेस्ट दे रही हूँ, नोट सारे घर पे पहुंच रहे हैं।
तो फिर एक बात बताओ ना, पैसे कोई इतने ज़्यादा थोड़ी ना है। ठीक है भाई, मार्केट में बहुत है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं भाई, बात ये होती है कि जब हम इतना, मैं इतनी सारी चीज़ें से खर्च, मतलब खर्चा करके किताबों खरीद के उनमें से चीज़ें निकाल के कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे रही हूँ तो बेस्ट की एक जो कीमत होती है वो हुए। ठीक है, तो जब पढ़ने लगते हैं तब स्टूडेंट्स को ये चीज़ महसूस नहीं होती कि भाई हम लोग जो है क्या फीस देकर आए हैं, इतनी महंगी है, तब नहीं लगता, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस लाइव चलती हैं। ये DSSB का जो बैच है, ये वाला आपका लिटरेचर ग्रामर दोनों का, एक बैच सिर्फ लिटरेचर का। कुछ लोगों को ग्रामर नहीं पढ़नी होती, दे हैव गुड कमांड ओवर ग्रामर, वो सिर्फ लिटरेचर प्रेफर करते हैं, तो एक हमारा लिटरेचर का है, और एक हमारा सिर्फ वीडियो बैच है जो हमारी क्लासेस को ऑलरेडी हो चुकी, उसमें वो हमारा वीडियो बैच है, उसमें भी चीज़ें जो हैं वो डलती रहती हैं, अपडेट वो भी होता रहता है। तो 3 बैचेज है हमारे। ऐप है हमारा इंग्लिश सूत्रा, इंग्लिश सूत्रा को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे स्टोर में जाकर आपको ये चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी। तो ये 3 बैचेस के बारे में मैं आपको बता ही रही थी, ये है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का है, ये और कहिए वो वीडियो बैच है। चलिए, अब जो मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूँ या, हाँ जी, 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए थे, इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। 30 तक मैंने इसमें करवा दिया था, तो ये पेपर सही सा था। तो ये वाला मैं अब आपको, इस वाले को 31 से स्टार्ट करते हैं, और ये 31 से यहाँ से स्टार्ट होगा। There is a soul of goodness in things evil, would man observingly distill it out? Who has written it? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? ये लाइन किसकी है? There is a soul of goodness in things evil, would men observingly distill it out? तो भाई ये जो लाइंस है ये विलियम शेक्सपियर की लाइंस हैं, ये विलियम शेक्सपियर की लाइंस हैं, और ये उन्होंने कही हैं हेनरी फिफ्थ में। ये विलियम शेक्सपियर की लाइंस हैं और ये हेनरी फिफ्थ की लाइंस, हेनरी फिफ्थ प्ले में हेनरी फिफ्थ की ही लाइंस हैं। नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन, इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। हैमलेट, किंग लियर, ऑथलो या मकबेथ? कि जिंदगी क्या है कि एक मूर्ख के द्वारा कही हुई कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो मैं आपको इसमें ये बताऊं कि ये जो कोट है ये मकबेथ की कोट है, और साउंड एंड फ्यूरी फॉकनर का नॉवल भी इसी पर ही आधारित है। तो ये जो है दैट इज, ये कोट है मकबेथ प्ले में से, मकबेथ की ही कोट है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये है आपका, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हुआ। अच्छा जी, अभी इसमें मुझे एक बात और बतानी थी, वो भी बता देती हूँ। अगर बात 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा ज़रा। एक मैं आपको इसमें, मुझे फिगर ऑफ स्पीच बता रही थी, दैट इज ऑल्सो गिवन इन माई बुक एज वेल। ये है, ये मैं इसमें बता रही थी, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इसमें है दैट इज, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हैंडी एडिस। ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें हैंडी एडिस फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ये होता है वन थिंग बाय टू, एक दो चीजों से एक चीज को बताना, दैट इज कॉल्ड हैंडी एडिस। ग्रीक टर्म है हैंडी एडिस, जो वन थिंग बाय टू। तो जैसे साउंड एंड फ्यूरी जो मकबेथ का है, फ्यूरियस साउंड की जगह साउंड एंड फ्यूरी बोल रहे हैं, यानी कि फ्यूरियस साउंड, जब दो चीजों को, एक चीज को दो चीजों से बताया जाता है तो उसे हैंडी एडिस जो है वो कहा जाता है। Who translated विजय तेंदुलकर शांति कोर्ट चालू आहे into English as silence the court is in session? प्रिया अदारकर, बादल सरकार, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर। ये जो कोर्ट चालू आहे, ये जो विजय तेंदुलकर का मराठी में लिखा हुआ प्ले है, और इसमें ना
अब जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का विमेन सब्जुगेशन दिखाया गया है। हेयर विमेन सब्जुगेशन इज शोन कि हाउ अ वुमन हु इज pregnant without being married, and how she is tortured, how she is relegated to shame and agony। ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। ये प्ले मराठी का प्ले है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है प्रिया अदरकर ने। प्रिया अदरकर ने इसको ट्रांसलेट जो है वो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट बताती हूँ आपको। नाइनटीन 1963 का ये प्ले है, दैट इज कोर्ट चालू आहे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर। आप लोगों ने हैरोल्ड पिंटर का नाम जरूर सुना होगा, और हैरोल्ड पिंटर वो हैं जो जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ऐसी कॉमेडी जो होती है जो बेसिकली ट्रेजेडी होती है विद सम episodes of comedy. There is ample comedy, but still there is some fear that something bad is going to happen. Comedy of manners जो है वो Harold Pinter is associated with comedy of manners, और उनका जो पहला प्ले था जो कि बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ही जाना जाता है, दैट इज द रूम। दैट इज द रूम जो है वो उनका प्ले है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। आपको पता है कि हैरोल्ड पिंटर जो है वो नोबेल प्राइज विनर है। ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनर राइटर, हैरोल्ड पिंटर। और यहां से, और ये जो द रूम है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। In which year was Chitra, the famous play by Rabindranath Tagore, first published? चित्रा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस प्ले है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि भी लिखी है, वो उनका जो प्ले ये कब आया था, दैट इज इन 1913, 1913 का प्ले है। 1913 का प्ले है ये रविंद्रनाथ टैगोर का। Where was Mahesh Dattani's play Dance Like a Man first performed? Dance Like a Man, महेश दत्तानी जो कि ये जो प्ले है ये स्क्रीन राइटर भी हैं और महेश दत्तानी, और राइटर भी हैं, और उनका जो ये प्ले है दैट इज 1989, दैट केम इन 1989 में आया था। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर? शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है, जिसे कि हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा जिसको प्रिंट में जिसको लाया गया था, और जिसमें उनके 36 पेज थे, और जो है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर उसमें नहीं था, तो ये प्ले आया था सबसे पहले 1623 में। दैट केम इन 1623। Who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में कि क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये उनके ही समकालीन पोएट बेन जॉनसन ने कहा है। दैट वाज बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर जो हैं वो जाने जाते हैं। ह्यूमर एक वर्ड जिसका मतलब होता है मॉइस्चर। हर इंसान के अंदर जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली। 39 इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पिरो इज द ड्यूक ऑफ। जो टेम्पेस्ट जो प्ले है शेक्सपियर का, ये उनका स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट सॉन्ग। इसके अलावा ये शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। क्यों? इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पिरो शेक्सपियर वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर द परमिशन from James I to let him go to his own country, to his own village. तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है। इसके अलावा इसमें कॉलोनियलिज्म को दिखाया गया है, क्योंकि प्रॉस्पिरो जो है वो कॉलोनियलिज्म को करता है। कैसे वो एक एन्चेंटेड आइलैंड पे पहुंचता है जिसपे पहले साइकोरेक्स का शासन था, फिर उसका बेटा वहाँ पर होता है कैलिबान, एंड हाउ ही how he made Caliban his serf, and he ruled over that island. तो वो जो है इसमें colonialism दिखाया गया है। और ये जो प्ले है इसका इस प्ले को द एन्चेंटेड आइलैंड के रूप में ड्राइडन और सर विलियम डी एवनेंट ने लिखा था।
मतलब इसी प्ले का जो म्यूजिकल वर्जन है, इसी प्ले को अडेप्ट करा था उन्होंने, एट द एंचेंटेड आइलैंड लिखा था ड्राइडन ने. तो दैट इज मिलान. द आंसर इज मिलान. Who among the following was not a university wits? रॉबर्ट ग्रीन, नैश, फ्रांसिस बेकन या जॉर्ज पील. ये यूनिवर्सिटी विट्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्कॉलर्स होते थे उनको कहा जाता था. इनमें से जो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है वो फ्रांसिस बेकन नहीं है. फ्रांसिस बेकन वॉज नॉट अमंग देम. ये इन यूनिवर्सिटी विट्स में जो है वो नहीं आते. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड. आपको पता है कि अरुंधति रॉय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज मिला है, और उसी साल मिला है जिस साल ये नॉवल जो है वो आया था. ये कहानी है वेलुथा की, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स माना गया है. ये कहानी है आइडेंटिकल ट्विंस की, और इस कहानी में जो दिखाया गया है कि हाउ द दलित्स आर मार्जिनलाइज्ड, हाउ but for politics they can be used but nothing has changed for them till date. तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक केरला के बैकग्राउंड में बना हुआ एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक सेंसेशनल टॉपिक को छूता हुआ, और आज के समय में भी एक बहुत मतलब जैसे कहना चाहिए कि आज भी वो एक बहुत अपना एक स्थान रखता हुआ नॉवल है. दैट केम इन 1997 एंड इन द सेम ईयर इट वन द बुकर प्राइज. वेलुथा इसमें मेन कैरेक्टर है. विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय हेमिंगवे? अप इन मिशिगन, इंडियन कैंप, द एंड ऑफ समथिंग, द बेटलर. इनमें से कौन सी का शॉर्ट स्टोरी जो है वो हेमिंगवे ने, अमेरिकन राइटर हेमिंगवे ने लिखी है? एंड दैट इज अप इन मिशिगन. अप इन मिशिगन ये लिखी गई थी, लिखी है उन्होंने 1921 में, उसको एडिट करा 1938 में. 5th कॉलम में भी इसको लिया गया है. इसके अलावा 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स कलेक्शन में ये दी गई थी. 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 5th कॉलम, एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज इन कलेक्शंस में ये पोएम, ये शॉर्ट स्टोरी आई है. एंग्री रिवर इज रिटन बाय, एंग्री रिवर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Angry River is written by Ruskin Bond. That is a work by Ruskin Bond. In which year was Guy de Maupassant born? 1840, 1845, 1852 या 1850? And that is 1850. Velutha is a prominent character in the novel of. Velutha एक prominent character है हेमिंगवे, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, शशि देशपांडे. अभी मैंने आपको बताया था वेलुथा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, और वो लिखा है किसने? इंडियन राइटर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है. दैट इज रिटन बाय अरुंधति रॉय. विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ वर्क बाय शशि देशपांडे? स्मॉल रेमेडीज, दैट लॉन्ग साइलेंस, रूट्स एंड शेडोज, नेक्टर इन अ सीव. इनमें से कौन सा वर्क शशि देशपांडे का नहीं है? उनका वर्क नहीं है नेक्टर इन अ सीव, ये कमला मार्कंडे का है. दैट इज अ वर्क बाय कमला मार्कंडे. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय ओ हेनरी, हेमिंगवे, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ दीज. सेंटियागो द ओल्ड मैन एंड द सी का कैरेक्टर है. द ओल्ड मैन एंड द सी. और ये आपको पता है कि ये कैरेक्टर क्रिएट करा था हेमिंगवे ने, और ये किसका एग्जाम्पल है? कोड हीरो का एग्जाम्पल है. कोड हीरो का मतलब होता है दैट हीरो हु विल डाई फॉर हिज फेथ बट ही विल नॉट यील्ड. द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैक्सटन मिल्टन. भाई देखो यहाँ पर ये जरूर लिखना चाहिए था कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. देखो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस तो जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी, लेकिन जो इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी कैक्सटन के द्वारा, और उसके द्वारा प्रिंट करी हुई पहली बुक थी इंग्लैंड की धरती के बाद जो है वो थी द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय.
दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय एंड बाद में थी द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया था और द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय वाज द फर्स्ट बुक दैट गॉट प्रिंटेड फ्रॉम दैट प्रिंटिंग प्रेस। Who is associated with theory of deconstruction? Mott, गायत्री स्पिवक, एलन टेट, जैक्स जेरिडा। यह आप सभी को पता ही होगा एंड दैट इज जैक्स जेरिडा। That is Jacques Derrida. In which year the Pre-Raphaelite Brotherhood established? Pre-Raphaelite Brotherhood actually ये जो आया था ये एक revolution था that came in 19th century. इसमें 7 members का एक ग्रुप था जो इटालियन जो पेंटर्स थे राफेल एंड माइकल एंजेलो, उनसे पहले जो जिस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती थी, ये उसको आधार बनाकर अपने वर्क्स में लाना चाहते थे। इट वाज not it was not meant only for the poems, for the paintings. It was pre-Raphaelite Brotherhood जो ideology थी that was seen in paintings, in poems, in other works as well. तो pre-Raphaelite Brotherhood जो है जिसके मेन जो मेंबर हैं वो दांते गैब्रियल रोजेटी थे, जिनकी बहुत ही फेमस पोएम है द ब्लेस्ड डेमोजेल, और ये जो ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था दैट वाज इन 1848। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसांस बिगिन इन इटली? रेनेसांस की जो शुरुआत हुई थी वो इटली से हुई थी, और ये माना जाता है रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसांस का मतलब होता है रिवाइवल। रिवाइवल ऑफ व्हाट? लर्निंग। लर्निंग कौन सी? ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। उससे पहले जो मध्यकालीन युग था, पीपल वर ब्लाइंड डिवोटीज ऑफ पोप। दे बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजीज ऑफ popes. Whatever they said, that was just that they believe that whatever they have said, they have to do it. They have to do it. And ये जो चीज़ थी और क्या हुआ था कि यहाँ पर इटली में आने का एक रीज़न था क्या? इटली में रेनेसांस आने का एक रीज़न ये था कि लगातार जो है वो अटैक्स हो रहे थे ग्रीस पे और कॉन्स्टेंटिनोपल पे। वो तो एक दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। कॉन्स्टेंटिनोपल पे लगातार जो है वो अटैक्स हो रहे थे, एंड फाइनली जो भी स्कॉलर्स थे उससे बहुत पहले से वो लोग दे वर टेकिंग रिफ्यूज इन इटली, और वहाँ पर उनको जो रिफ्यूज़ दे रहे थे दैट वाज मेडिसी फैमिली। जब वो स्कॉलर्स अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आ रहे थे, जब इटली के लोगों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा, देन दे गॉट टू नो कि वी आर फार बिहाइंड दीज पीपल, और हम अभी तक थियोलॉजी में और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। और कहाँ जो है ये लोग अब ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, मतलब ये तो पोप ने कहा है, लेकिन दे ऑल्सो रियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। वहाँ से लोगों की थिंकिंग में चेंज आना शुरू हुआ, और वहीं से रेनेसांस की शुरुआत हुई है। पुनर्जन्म, पुनर्जागरण किसका? लर्निंग का। और इंसान का भी जन्म जो है वो दोबारा से हुआ उसमें, क्योंकि लोगों ने अपने जो शैकल्स थे, जो धर्म की बेड़ियों में वो जकड़े हुए थे, उन्हें तोड़कर उन्होंने नई लर्निंग को जो है असमलेट करा था। और ये जो इन विच सेंचुरी? इटली में 14th सेंचुरी में। इंग्लैंड में तो काफ़ी बाद में पहुंचा है, 15th सेंचुरी के एंड में। हु रॉट द नॉवल द वॉइस आउट? द वॉइस आउट जो नॉवल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये 20th सेंचुरी राइटर एंड दैट इज़ वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। वही वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन लिखा है, जो कहती थी, फेमिनिस्ट राइटर थी, जिन्होंने लिखा है इफ़ यू वांट टू राइट देन यू शुड हैव मनी इन योर पर्स and a room of one's own. Only then you will be able to write something for yourself. Question number 53. A form of verse adopted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form is called ode, ballad, epic, elegy. एक वर्स फॉर्म जो ड्रामेटिक होती है और जिसमें एक कहानी कहती हुई पोएम होती है, वो कौन सी होती है? दैट इज़ बैलेड। बैलेड जो होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, ये भी एपिक की तरह ही जो है वो हुआ करते हैं।
बस एपिक बहुत बड़े होते हैं और बैलेड छोटे होते हैं। तो ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं और लिटरेरी बैलेड्स होते हैं। ट्रेडिशनल बैलेड जैसे चेवी चेस वगैरह जो है वो ट्रेडिशनल बैलेड्स है, और ला बेलेडेम सांस मर्सी दैट इज अ ट्रेडिशनल बैलेड, ओ सॉरी लिटरेरी बैलेड, कीट्स का। Heroic couplet consists a line of verse consisting 7 feet, a stanza of 7 lines, a verse line with 7 syllables, iambic pentameter lines rhymed in pairs। देखिए हीरोइक कपलेट जो होता है 2 लाइन का स्टेंजा जिसमें हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, पहले आवाज गिरेगी फिर आवाज उठेगी, और ये हीरोइक कपलेट जो है वो किसमें कौन सा है, इसका आंसर दैट इज डी, आयम्बिक पेंटामीटर lines rhymed in pairs। Who pioneered heroic couplet in English? Geoffrey Chaucer, William Langland, जॉन ड्राइडन या जॉन मिल्टन। देखिए हीरोइक कपलेट का जो बहुत ही अच्छा यूज है वो तो चॉसर ने किया, चॉसर के बाद पोप ने किया है, जेफरे चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स में उसे यूज किया, दैट इज जेफरे चॉसर एंड ही यूज्ड इट इन कैंटरबरी टेल्स। Who has written the following lines? It is more to guide than spur the muse steed, restrain his fury, and then provoke his speed. The winged courser, like a generous horse, showest most to mettle when you check his course. Chaucer, Donne, Pope, Wordsworth। ये lines हैं पोप की, that is by Pope। And now the next question is, Shashi Deshpande won Sahitya Academy Award for her novel। Just give me few minutes, few seconds। मैं इसका यहाँ पर ये एक मुझे ये बता रहा था, ये लाइंस एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइंस हैं, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म दैट इज अ पोएम बाय पोप, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, शशि देश पांडे वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नॉवल अ मैटर ऑफ टाइम, रूट्स एंड शेडोज, द लॉन्ग साइलेंस, द बेंडिंग वाइंड। किसके लिए उनको जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने बताया था आपको। ये उनको शशि देश पांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म वॉज कॉइंड बाय, ये एक बुक है इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म, और ये बुक लिखी है एल्फ्रेड क्रॉसबी के द्वारा, एल्फ्रेड क्रॉसबी के द्वारा लिखी हुई बुक है ये। The book Science and Poetry is written by T.S. Eliot, I.A. Richards, Hardy या चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है? एंड दैट इज साइंस एंड पोइट्री, I.A. रिचर्ड्स। The World My Wilderness, a novel by Rose Macaulay, is categorized as post-war novel, gothic novel, Victorian novel या Wessex novel। द वर्ल्ड माई वाइल्डरनेस, ये जो नॉवल है ये पोस्ट वॉर नॉवल है। पोस्ट वॉर का मतलब होता है वो नॉवल जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। द प्री रेफेलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग या पॉलिटिक्स। ये आपको मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जो प्री रेफेलाइट के राइटर्स थे वो चाहते थे, जो इटालियन पेंटर्स हैं माइकल एंजेलो एंड रेफेलाइट, उससे पहले की पेंटिंग्स को वो लोग जो है वो क्रिएट करना चाहते थे, तो उससे पहले जो पेंटर्स बनाया करते थे। तो ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली इंस्पायर्ड था पेंटिंग से। पेंटिंग से इंस्पायर्ड था। The Lyrical Ballads was published for the first time in the year 1798, 1802, 1805 या 1789। लिरिकल बैलेड जिसे माना जाता है रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, और ये लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था पहली बार 1798 में। उसके बाद जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी
थ्योरी ऑफ पोइट्री इसमें डाली तो फिर तो इसके एडिशंस आते रहे, लेकिन 1798 से इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। बेसिकली रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे दे वर इन्फ्लुएंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो प्रभावित थे। Who among the following is not associated with the metaphysical school of poetry? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन या जॉन मिल्टन? सबसे पहले जो ये टर्म यूज़ करी थी ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज़ की थी जब उन्होंने लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स लिखी थी, तो उसमें अब्राहम काउले के बारे में उन्होंने लिखा था कि 17वीं सेंचुरी में ये पोएट्स जो हैं ये आए थे, और ये जो पोएट्स थे ये कंसीट्स, फार फैचड इमेजेस का यूज़ किया करते थे, और इनके ये जो इनके वर्ड्स फॉर्म होती थी वो बहुत ही जो है एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत जो एक कैंडिड इनकी फॉर्म जो है वो हुआ करती थी। उससे पहले ड्राइडन ने यूज़ किया था कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, उससे पहले विलियम ड्रमॉन्ड ने यूज़ किया था एक लेटर में ये टर्म मेटाफिजिक्स जो है वो यूज़ किया था। तो इनमें से कौन से पोएट, ये जॉन डन के बारे में तो ड्राइडन ने कहा डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वॉगन ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉन मिल्टन वॉज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। Which novel does not come under the category of Gothic novel? Gothic novels होते क्या हैं जिसमें गोथिक नॉवेल्स जिसमें रहस्य रोमांच होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो ये पहला जो है हॉरिस वॉलपोल का ये पहला गोथिक नॉवल माना जाता है। द ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन, ये सारे के सारे गोथिक नॉवेल्स हैं। लेकिन जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये डोमेस्टिक नॉवल है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। Whose collected poems appeared under the title The Sceptered Flute? तोरू दत्त, श्री औरबिंदो, सरोजनी नायडू, A.K. रामानुजम। ये आपका जो क्वेश्चन है ये इंडियन पोइट्री का क्वेश्चन है, और इसकी सेप्टर्ड फ्लूट जो कहा जाता है वो सरोजनी नायडू की पोएम्स को कहा जाता है। तो सेप्टर्ड फ्लूट कहा जाता है सरोजनी नायडू की पोएम्स को, दैट इज सरोजनी नायडू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। बाकी का जो 35 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को कल जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी, ये पेपर कल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि इस पेपर में से भी आपको हेल्प जो है वो मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल, बाय बाय।